प्रिविलेज कमेटी के नोटिस को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। प्रिविलेज कमेटी के सामने पेश नहीं होंगे ममता सरकार के अधिकारी, ये बड़ी खबर आ रही है। प्रिविलेज कमेटी के सामने आज मुख्य सचिव की पेशी थी। डीजीपी, डीएम और एसपी भी तलब किए गए थे। सुकांता मजूमदार पर लाठीचार्ज केस में ये पेशी होनी थी, लेकिन अब जानकारी ये सामने आ रही है कि सरकार के जो तमाम अधिकारी हैं वो पेश नहीं होंगे। डीजीपी, डीएम, एसपी जिन्हें तलब किया गया था सुकांता मजूमदार पर लाठीचार्ज के केस में, जिनकी पेशी थी, वो आज पेश नहीं हो रहे हैं। और प्रिविलेज कमेटी के नोटिस को भी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी गई है। पीयूष, जल्दी से बताइए किस आधार पर यह चुनौती दी गई है, क्या कहा गया है? देखिए, प्रिविलेज कमेटी का जो नोटिस है वो इस बात पर है कि जो सांसद की टीम वहां पर गई थी, हाँ। वो टीम के साथ दुर्व्यवहार हुआ, तो ऐसी स्थिति में उन्हें यहां तलब किया गया है। सभी जो अधिकारी हैं, चीफ सेक्रेटरी वहां के, डीजीपी, इसके अलावा एसपी और थानाध्यक्ष तक को तलब किया गया है। तो इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में ये कहा गया है कि इतने बड़े बड़े अधिकारियों को सीधे तौर पर तलब कर लिया गया है, तो ऐसी स्थिति में उन्हें पेशी से छूट दी जाए और सुप्रीम कोर्ट इस मामले में ये गौर करे कि राज्य सरकार लगातार इस मामले पर कार्रवाई कर रही है। वो 10:30 बजे सुप्रीम कोर्ट पर मेंशनिंग होगी और इस मेंशनिंग में देखना ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट का रुख क्या रहता है। अगर सुप्रीम कोर्ट इस मामले में कोई आदेश नहीं जारी करता है तो जाहिर सी बात है कि प्रिविलेज कमेटी के नोटिस पर उन सभी अधिकारियों को लोकसभा सचिवालय में पेश होना होगा प्रिविलेज कमेटी के सामने, जिन्हें नोटिस जारी किया गया है और व्यक्तिगत तौर पर तलब किया गया है। ठीक है, ठीक है। प्रकाश चंदालिया हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। प्रकाश जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, यह मामला दरअसल बहुत बड़ा रूप ले चुका है। क्या आपको लगता है कि ममता बनर्जी की जब से सरकार है, यानी 2011 से पश्चिम बंगाल की सत्ता में जब से ममता बनर्जी हैं, ये एक पहला ऐसा मामला है जहां पर जनता एक तरह से खुद सरकार का विद्रोह करती हुई नजर आ रही है? और हम सबको याद है कि नंदीग्राम में क्या हुआ था और उसके बाद पश्चिम बंगाल की सियासत ने कैसे 360 डिग्री का टर्न लिया। तो यह मामला क्या उतना ही बड़ा बनता हुआ अब आप देखते हैं? समीर भाई, बंगाल के इतिहास में ये कोई पहली घटना नहीं है। ऐसी बहुत सी घटनाएं हुई हैं। 34 वर्षों के वामपंथी शासन में भी इस प्रकार की घटनाएं होती थी, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि महिला मुख्यमंत्री के राज्य में इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं। और जितनी भारी संख्या में बंगाल की महिलाएं पहली बार सामने आई है, पश्चिम बंगाल सरकार, ममता सरकार को उन लोगों ने बेनकाब कर दिया है। अभी तृणमूल के प्रवक्ता कह रहे थे कि वहां कुछ भी नहीं हुआ है। अगर कुछ भी नहीं होता तो ये सरकार को अभी इतनी ज्यादा खलबली क्यों मच जाती? लोकसभा चुनाव भी सामने है, लेकिन इन लोगों का मॉडस ऑपरेंडी जो है कि इलाके में राजनीतिक दबदबा बनाए रखने के लिए एक स्थानीय नेता को मस्तान या दबंग बना के रख दिया जाता है। चाहे वो शाहजहां हो, कहीं पर अराबुल इस्लाम मिल जाएंगे, कहीं पर गयासुद्दीन मौला मिल जाएंगे। इस प्रकार के लोग इनके जगह जगह पर भर्ती हैं। इनका देखिए, सबसे बड़ा मैं बताऊं कि चुनावी जो जब चुनाव आते हैं, मैं आपको बताऊं समीर भाई की पंचायत इलेक्शन के दौरान ये तृणमूल के प्रवक्ता भी बैठे हुए हैं संदेश में। संजय सरकार जी आपके पास आएंगे आपके पास। 347 सीटें हैं। जी, अपनी बात पूरा करिए आप। 347 सीटें हैं पंचायत की। 347 में से 323 सीटों पर तृणमूल के प्रत्याशी निर्विरोध जीत करके आते हैं। ये विरोधी लोगों को वहां पर अपना अस्तित्व बनाने नहीं देते। आज कल्पना करें, 347 में 323 निर्विरोध जीत कर आते हैं तृणमूल के, वहां पर विरोधी पार्टियों की क्या स्थिति होगी? महिलाओं को पहली बार घर पे बुलाया जाता है, जो चिकनी महिलाएं, कम, मैं क्षमा चाहता हूं, ऐसे शब्द उन्हीं के हैं। और जब वहां पर अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष अरुण हल्दर जाकर आते हैं तो उन्होंने अपनी रिपोर्ट में तालिबानी शासन शब्द का प्रयोग किया है। और ये कितनी दुर्भाग्य की बात है कि इस प्रकार ये सरकार, और आज इनके जो 5 प्रशासनिक अधिकारी हैं, चीफ सेक्रेटरी से लेकर डीजीपी, एसपी, डीएम, सारे लोगों ने संसदीय समिति के सामने आज जाने से इनकार कर दिया। वो कह रहे हैं आज वो नहीं शामिल होंगे। ये बंगाल का इतिहास है। ये फेडरल सिस्टम को नहीं मानते।